मौजूद है अमलेंदु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, इस वक्त सभी की निगाहें उस भिड़ंत पर हैं जिसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो भिड़ंत की खबरें जो निकल कर आ रही हैं, जो तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं कि दोनों की जब मुलाकात हुई तो ये माना जा रहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 3 साल से जो युद्ध चल रहा है उस पर अब शायद विराम लग सकता है। लेकिन जब जेलेंस्की मिलने पहुंचे और ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान जब बातचीत की शुरुआत हुई तो उसके बाद वो बातचीत बनने के बजाय बिगड़ गई। यानी रूस से पहले ही स्थितियां खराब चल रही हैं जेलेंस्की की और यूक्रेन की, अब अमेरिका से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। यानी ट्रंप को लेकर भी अगर ये बात कही जाए कि जब से उन्होंने दोबारा सत्ता संभाली है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर पर राज करने की, या एक कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी, अपने विचार उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच में पहले जब भारत को लेकर ही उनका रवैया है जो कुछ तल्ख दिखाई दे रहा है, ऐसे में जब जेलेंस्की मिलने पहुंचते हैं उनसे तो उनके साथ भी उनकी बहस हो जाती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और एक गंभीर चिंता का विषय कि आखिर ट्रंप का जो रवैया है, जो तल्ख है इस बार सभी के लिए, इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ने वाला है। जो विश्व शांति की बात होती है, या सबसे पहले अगर हम इस युद्ध विराम की ही बात करें जिसका दावा किया था ट्रंप ने, उन्होंने कहा था कि अगर दौरान की तस्वीरें हैं, उस दौरान का वीडियो है जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो रही थी। इस मुलाकात की पर नजरें सभी की टिकी हुई थी। ओवल ऑफिस में ये मुलाकात हुई, व्हाइट हाउस के अंदर, और इस पर सभी की निगाहें इसलिए थी क्योंकि ट्रंप ने जब सत्ता में आने से पहले ऐसा दावा किया था कि इस बार जब वो सत्ता संभालेंगे तो 3 साल से यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर शांति होगी, वो युद्ध विराम किया जाएगा। लेकिन जब जेलेंस्की मुलाकात करने पहुंचे ट्रंप से तो उस दौरान बात बनने के बजाय बिगड़ गई। यहां तक कि जो डील होने वाली थी वो डील भी नहीं हुई और उस डील को किए बिना ही जेलेंस्की वहां से निकल गए। और अब एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि आखिर ट्रंप का जो रवैया सबके लिए देखने को मिल रहा है, चाहे हम पहले बात करें अमलेंदु जी, जिस तरह से भारत के खिलाफ भी इस बार सख्त तेवर देखने को मिले हैं ट्रंप के, और अब दूसरा जो देश यूक्रेन है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, ट्रंप का जो रवैया है इस बार जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि वो अपनी चीजें थोपना चाह रहे हैं पूरी दुनिया पर, वो रूल करने जैसी उनकी एक मानसिकता, एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एक जो गंभीर चिंता का विषय है, जो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या ऐसे विश्व में शांति रह पाएगी। ये एक बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है अमलेंदु जी। और क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या वजह रही कि अचानक से ये दोनों आपस में भिड़ गए और इसने इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई, ये हालात पैदा हो गए कि अब पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अमेरिका ने यूक्रेन का अभी तक सपोर्ट किया, एक तरह से ट्रंप ने यह बात दोहरा भी दी कि हमारी वजह से ही तुम अभी तक सरवाइव कर पा रहे थे, आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो अब जहां जेलेंस्की को अमेरिका से मदद मिल गई थी, लेकिन अब जिस तरह से जो मिनरल डील होने वाली थी वो डील भी कैंसिल हो गई एक तरह से, अभी उस पर विराम लग गया है। जेलेंस्की वहां से गुस्से में निकल गए और उसके बाद पूरी मीडिया के सामने इस बात की अब चर्चा हो रही है। वहां तमाम मीडिया मौजूद था और तमाम मीडिया के सामने दोनों के बीच भिड़ंत देखने को मिली, लगातार बहस होती देखने को मिली। जो हमने अभी वीडियो भी देखा उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों तरफ से एक तरह से वाद विवाद चल रहा था। ये सब देखने के बाद से अब क्या होने वाला है, मतलब अब अमेरिका यूक्रेन से हाथ पीछे खींच लेगा। जो युद्ध हो रहा था, जो विराम की बात जो चल रही थी जिस युद्ध में रूस और यूक्रेन, उस पर अब इसका क्या असर पड़ेगा। और जिस तरह से अमेरिका ने अपने कदम अगर पीछे खींच लिए तो इसका कितना ज्यादा असर यूक्रेन पर पड़ेगा। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अमलेंदु जी? एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है अंशिता कि जब जेलेंस्की पहुंचे थे ट्रंप से बात करने के लिए तो वो पहले से मन बनाकर पहुंचे थे कि उनको वार्ता तोड़नी है, क्योंकि उनकी जो पहले के वक्तव्य थे, क्योंकि जब पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बिना यूक्रेन को शामिल किए हुए कोई शांति वार्ता नहीं हो सकती। पहले उन्होंने इस तरीके के वक्तव्य दिए थे। और फिर जब वो पहुंचे ट्रंप से बात करने के लिए तो उसके बाद उनके हाव भाव जो थे वो सभी बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में दिखाई पड़ रहे थे जेलेंस्की। और ट्रंप ने पहले बहुत प्यार से बातचीत की, लेकिन उसके बीच में जब उन्होंने थोड़ा एग्रेशन दिखाना शुरू किया तो ट्रंप ने फिर उनको सीधा सीधा दो टूक एक तरीके से कह दिया, और एक तरीके से कहा जाए कि उनसे कह दिया गेट आउट।
ये एक तरीके से ट्रंप ने कहा, मतलब ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो कहा ट्रंप ने उसका साफ साफ मतलब यही है कि आप जो है गेट आउट, आपके जो है यहाँ करनी है। और जो बड़ी बात कही ट्रंप ने वो ये कहा कि आप इस ओवल ऑफिस में बैठकर आप इस देश की जो है तौहीन कर रहे हैं, यानी अमेरिका की आप तौहीन कर रहे हैं, यानी जो, और साफ तौर पर ये कहा कि आप 2 हफ्ते भी जो है वो आप युद्ध नहीं कर सकते रूस से, अगर अमेरिका आपको मदद नहीं दे, हथियार और पैसा नहीं दे, तो आप 2 हफ्ते भी आप नहीं लड़ सकते अमेरिका उससे, रूस के साथ। और $350 बिलियन हमने आपको दिया है। जाहिर सी बात है अंशतः कि जब ट्रंप जो हैं वो अपने देश से जो अवैध प्रवासी हैं उनको निकाल के बाहर कर रहे हैं, तो ऐसे में $350 बिलियन वो क्यों यूक्रेन को दें? और यूक्रेन अगर युद्ध लड़ रहा है, देखिए होता ये है कि जब कोई मसखरा जो है जब बन जाता है किसी राष्ट्र का प्रमुख, तो वो उस वैसा ही हाल होता है जैसा उसने यूक्रेन का किया है। क्योंकि जेलेंस्की पहले मसखरे रहे हैं, अब वो इत्तेफाक से जो है राष्ट्रपति बन गए वहाँ के। तो अब आपकी जो जैसे कहा भी ट्रंप ने बीच में बातचीत में कि इनके मन में जो है, मतलब जेलेंस्की के मन में पुतिन के लिए बहुत ज़्यादा घृणा पड़ी हुई है। देखिए 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में किसी के प्रति प्रेम हो या किसी के प्रति घृणा हो, उससे अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं, आपकी आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है, आपके राष्ट्र के संबंध प्रभावित हो रहे हैं, आपकी अगर विदेश नीति प्रभावित हो रही है, तो वो संबंध आपके किसी मतलब के नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी घृणा जो है आपके राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाती है, तो भी आप देशभक्त नहीं हैं, आप अपना व्यक्तिगत एजेंडा चला रहे हैं। जेलेंस्की असल में एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने कहा जाए, ट्रंप ने बिल्कुल उनको निर्वस्त कर दिया कि जेलेंस्की युद्ध चाहते हैं, जेलेंस्की शांति के पक्ष में नहीं है। ये बात ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से साबित कर दी। तो अब इसका दुष्परिणाम जो है वो कौन भुगतेगा? इसका दुष्परिणाम यूक्रेन ही भुगतेगा, क्योंकि अभी तक जब आए ट्रंप और ट्रंप ने जिस तरीके से बातें करना शुरू की और कहा उन्होंने कि हम युद्ध रुकवाएंगे, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध नहीं होता, ये साफ तौर पर उनका इशारा था जो बाइडेन की तरफ था, जिन्होंने अमेरिका ने जब यूक्रेन की मदद की थी, और यूक्रेन को जब अमेरिकी मदद पहुंची तभी यूक्रेन जो है वो लड़ पा रहा था, और 3 साल से ज़्यादा हो गया लड़ते लड़ते उसे रूस से लड़ रहा था। लेकिन इस लड़ाई में आपने अपने देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर लिया, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश कर लिया, और मिला क्या आपको? भाई जिस नाटो में आप शामिल होने की जिद को लेकर आपने युद्ध तैयार किया, युद्ध के मोड़ पे आप चले गए, वो नाटो आपके अब किस काम का है? बिल्कुल भाई, अगर अमेरिका उस नाटो में नहीं है तो नाटो किस काम का है? क्या है नाटो फिर? तो नाटो की ताकत भी अमेरिका से है, और अमेरिका अगर कह रहा है कि हम अब शांति चाहते हैं, हम युद्ध में एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हम एक पैसा नहीं देंगे, तो यानी अब जो अमेरिका की नीति है वो अपने हथियार बेचने की है। तो आप उसके हथियार खरीदिए, तो आपके पास जब खाने को नहीं है तो आप हथियार कहाँ से खरीदेंगे? तो अमेरिका आपको पैसा क्यों दे? और आज ट्रंप का फिर बाद में बयान भी आ गया है कि हम अब यूक्रेन को पैसा देकर रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये साफ तौर यानी एकदम स्पष्ट घोषणा है कि अब हम यूक्रेन को पैसा नहीं देंगे, युद्ध के लिए पैसा हम किसी हाल में नहीं देंगे। तो इसके अब दूरगामी असर जो है होंगे। हालांकि इस पर अगर देखा जाए तो नाटो में भी दरार आ गई है, जो यूरोपीय देश हैं वो तमाम जो है वो जेलेंस्की के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप अगर नहीं है और अमेरिका अगर साथ में नहीं है तो इस नाटो का भी कोई मतलब अंशतः नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है अमलेंदु जी कि जिस तरह से ट्रंप का इस बार रवैया रूस के प्रति बदला सा दिखाई दे रहा है, इसको आप 2 चीजों में हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी जब भारत के अप्रवासियों को भेजा गया तो उस दौरान यहाँ के जो अप्रवासी थे उनको किस तरह से भेजा गया उसकी वीडियोस हमने देखी, हथकड़ियां लगी हुई थी, खाने के लिए नहीं दिया गया, और मतलब ऐसे जैसे कैदियों को भेजा जाता है, बहुत ही बर्बरता की गई उनके साथ, अमानवीय व्यवहार किया गया। हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई और उसका नतीजा ये रहा कि एक के बाद एक जो दूसरे भी विमान आए वो वैसे ही आए। लेकिन इसके उलट जो रूस के जो लोग भेजे गए, जो अप्रवासी थे, उनको उसी तरह पैसेंजर विमान से भेजा गया, वहां पर एक रवैया थोड़ा सा नरम देखने को मिला। अब यहाँ पर जेलेंस्की वाले मुद्दे पर भी जहां ये भी कहा जाता है कि 3 साल तक अगर युद्ध चला है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही हाथ है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से मदद करता रहा, पीछे सपोर्ट में खड़ा रहा, इसीलिए यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस से लड़ता रहा। यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है अगर हम रूस के की बात करें तो वो लड़ता रहा इसके पीछे। लेकिन इस बार ट्रंप का आना और ट्रंप का ये कहना कि वो अब लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो इसलिए मदद नहीं करेंगे, ये किस तरफ इशारा कर रहा है अमलेंदु जी? देखिए, तो ये साफ इशारा कर रहा है कि अब अमेरिका
दुनिया में कहीं भी, मतलब ट्रंप के आने के बाद, इससे पहले का अमेरिका अलग है और ट्रंप का जो दूसरी बार ट्रंप आए हैं, इसके बाद अमेरिका दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहा है। एक तो जैसे आपने कहा कि रूस के जो उसने अवैध प्रवासियों को भेजा, उनको उसने ससम्मान भेजा एक तरीके से, पैसेंजर उस हवाई जहाज से भेजा। भारत के जो लोगों को जैसे भेजा वैसे नहीं भेजा। चीन के किसी भी अवैध प्रवासी को उसने अभी तक नहीं निकाला है, ये भी एक बड़ी बात है। जबकि उसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी है आर्थिक क्षेत्र में वो चीन है। दुनिया के बाजार पे अगर कब्जा करने की लाई है तो वो चीन के साथ उसने लाई है, क्योंकि चीन के सामान से अमेरिका का बाजार भी पटा पड़ा है। और चीन के साथ जो कंपनियां हैं, वो एक जो कंपनी जो बनाती है फ़ोन वगैरह, हुआई, हाँ। उसको लेकर तो ये आरोप भी लगे थे कि साहब ये जासूसी करती है यहाँ, उसको वहाँ प्रतिबंधित किया गया। तो बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे चीन का उनका संघर्ष व्यापारिक तौर पे है। और ख़ास तौर से जो दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, उनमें जिस तरीके से चीन निवेश कर रहा है, उसको लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आते हैं। क्योंकि चीन जो है वो साम्राज्यवादी जिस नीति पर चल रहा है, वो आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति है। हालांकि आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अमेरिका की भी है, लेकिन आर्थिक साम्राज्यवाद के साथ साथ वो युद्धक साम्राज्यवादी जो है वो देश भी अमेरिका है। और पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने में अमेरिका का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की नीति में परिवर्तन देखने को ये मिल रहा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका फर्स्ट का उनका नारा जो है कि हर तरीके से पहले अमेरिका को हमको जो वो सक्षम बनाना है, उसके बाद हम दुनिया के मामलों में टांग अड़ाएंगे। तो अमेरिका फर्स्ट कैसे? अब जैसे कहा है उन्होंने साहब कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र हैं, लेकिन मैं उनको साहब वो $21 मिलियन क्यों दूं वहाँ वोटर टर्नआउट के लिए? मेरे को क्या? तो जब $21 मिलियन के लिए वो कह सकते हैं कि मेरे को क्या, तो यूक्रेन को वो $350 बिलियन क्यों देंगे युद्ध करने के लिए? बिल्कुल। तो यानी इसका मतलब अंशतः कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है, और उस अर्थव्यवस्था को ठीक करना ट्रंप का पहला उद्देश्य है। तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? जब ये अनुत्पादक व्यय जो है ये रोके जाएंगे। तो ये अमेरिका के लिए तो अनुत्पादक व्यय। अब यूक्रेन को $350 बिलियन देने का अमेरिका को क्या फायदा होगा? जी, सवाल तो ये ना कि अमेरिका ने आपको दिया, ठीक है, उसका क्या फायदा हुआ? और जिस तरीके से अब दुनिया में एक तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनती चली जा रही है, ये कहा ट्रंप ने जी कि आप जो है वो WW3 में की तरीके से आप जो है व्यवहार कर रहे हैं, और आप तीसरे विश्व युद्ध की जो भूमिका तैयार कर रहे हैं, और हम युद्ध नहीं चाहते, और हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं ले जाना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए अंशतः कि वो ट्रंप का ये बयान आया, और जेलेंस्की ने एक तरीके से कहा जाए माफ़ी नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने थैंक यू अमेरिका को कहा, बाद में भी उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन इसके बाद जब ट्रंप ने अपना जो पोस्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने जो है वो अमेरिका की धरती पर अपमान किया है, और अब जो है हम उनको कोई किसी भी तरीके की कोई मदद हम अब नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। कि और उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि ये जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं ये शांति के लिए तैयार नहीं है अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये हमें कोई निगोशिएशन में कोई नहीं है, अगर मैं कोई एडवांटेज नहीं चाहता हूँ, मैं जो हूँ चाहता हूँ शांति हूँ। तो अगर ये अमेरिका का जिस रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम जो है इस ओवल ऑफिस में बैठकर तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, और वो अब तब वापस आए जब वो शांति वार्ता के लिए तैयार हो। यानी बड़ा संदेश जो है ट्रंप ने ये दे दिया कि अब जब आप इस ओवल ऑफिस में आए या अमेरिका आए, तो अगर आप शांति के लिए तैयार हो तभी आप आइए। यानी कि अगर आप रूस से युद्ध करना चाहते हैं तो अपने संसाधनों पे, अपनी ताकत पे आप युद्ध कीजिए। हमारा आपको इसके लिए युद्ध के लिए कोई समर्थन नहीं है, ये साफ तौर पे ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया। तो यानी एक तरीके से कहा जाए अंशतः कि जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाही के कगार पे ला दिया, बिल्कुल कगार पे ला दिया, तबाह कर दिया। और अब यह वहाँ भी सवाल जो है उनके अंदर उठने पड़ेंगे। जो आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि वहाँ के सैन्य अफसरों ने बहुत अच्छे तरीके से पैसा इकट्ठा कर लिया है, कई सैन्य अफसर देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। ऐसी स्थिति में जेलेंस्की क्या करेंगे जब देश जो इस मुहाने पर खड़ा है, काफ़ी ज़मीन पे रूस कब्जा कर चुका है जी, और आपको लड़ने के लिए पैसा और संसाधन और हथियार जो थे वो अमेरिका से मिल रहे थे। यूरोपीय यूनियन के देश जो है वो आपको कितनी इसमें मदद कर पाएंगे, कितना दे पाएंगे? तो ये एक बड़े सवाल हैं, और कौन रूस से सीधी टक्कर लेगा जी, तो ये बड़े सवाल जो है पैदा होगा। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि अदूरदर्शी नेतृत्व अगर देश का हो जाता है तो वही होता है जो यूक्रेन का हाल इस समय हो रहा है। और जेलेंस्की ने इस मुहाने पर लाकर यूक्रेन को खड़ा कर दिया कि यानी अब अगर तीसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है तो अब तीसरे विश्व युद्ध के लिए हमास और इजराइल की जंग नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग के लिए
ज़ेलेंस्की को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आपकी वजह से होगा, क्योंकि दुनिया के जो नाटो के अन्य देश हैं या यूरोप के अन्य देश हैं उनमें से कई जो है वो ज़ेलेंस्की के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आए। मैं उनका कुछ बता भी सकता हूँ कि कौन खड़े हुए। अब जैसे पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, उन्होंने कहा कि प्रिय ज़ेलेंस्की, प्रिय यूक्रेनी मित्रों, आप अकेले नहीं हैं, यानी उन्होंने भी समर्थन कर दिया है जी। लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसिया, उन्होंने कहा यूक्रेन आप कभी अकेले नहीं चलेंगे, ये भी यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, प्रिय ज़ेलेंस्की, डेनमार्क गर्व से यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के साथ खड़ा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, वो कह रहे हैं ये रूस एक हमलावर है, एक लोग हैं जिन पर आक्रमण किया जा रहा है वो यूक्रेन है। हम 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने और ऐसा करना जारी रखने के लिए बिल्कुल सही थे। हम यानी अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई, जापानी और कई अन्य, यानी उन्होंने हम में इन सबको जोड़ा। फिर कहा कि उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मदद की और ऐसा जारी करना रखते हैं, और उन लोगों का सम्मान करें जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सेंडू हैं, वो कहते हैं सच्चाई सरल है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, रूस हमलावर है, यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, हमारी भी, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन कह रहे हैं कि स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है, आप न केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं बल्कि पूरे यूरोप के लिए भी लड़ रहे हैं, स्लाव यूक्रेनियन कहा। तो जो अब जर्मन चांसलर बनेंगे फ्रेडरिक मेर्ज, वो कह रहे हैं कि प्रिय वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, हम अच्छे और कठिन समय में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हमें इस भयानक युद्ध में हमलावर पीड़ित को कभी भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच, वो कह रहे हैं क्रोएशिया अपने अनुभव से जानता है कि केवल एक न्यायपूर्ण शांति ही स्थायी हो सकती है। क्रोएशियाई सरकार इस पर दृढ़ है कि यूक्रेन को ऐसी शांति की आवश्यकता है, ऐसी शांति जिसका अर्थ है संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षित यूरोप। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पीटर जो है वो कह रहे हैं कि फिनलैंड और फिनिश लोग यूक्रेन के साथ दृढ़ता से खड़े हैं, हम अपना अटूट समर्थन जारी रखेंगे और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम करेंगे। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टियन माइकल, वो कह रहे हैं हम स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई में ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के साथ एकजुट हैं हमेशा, क्योंकि यही सही है, आसान नहीं है ये। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस कह रहे हैं रूस के अवैध आक्रमण को शुरू से इस युद्ध के लिए यूक्रेन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविच जो कह रहे हैं यूक्रेन रूसी आक्रमण का शिकार है, या कई मित्रों और भागीदारों की मदद से युद्ध लड़ रहा है, हमें न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ कह रहे हैं कि नीदरलैंड यूक्रेन का पहले की तरह से मजबूती से समर्थन करता है, पहले से ही कहीं ज़्यादा। हम स्थायी शांति चाहते हैं और रूस द्वारा शुरू करे गए आक्रामक युद्ध का अंत चाहते हैं, यूक्रेन और उसके लोगों के लिए, यूरोप के लिए। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्राइडसेन कह रहे हैं कि लग्जमबर्ग यूक्रेन के साथ खड़ा है, आप अपनी आज़ादी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि यूरोप जो है वो भी इस पर बटा हुआ नजर आ रहा है, और अधिकांश यूरोप के देश वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब सवाल ये आएगा अंशिता कि यूक्रेन को मदद कौन देगा, पैसा कौन देगा, हथियार कौन देगा, तब ये यूरोपीय देश क्या मदद करेंगे। फिर नाटो की बात है, नाटो के लिए ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि नाटो में ज़ेलेंस्की शामिल नहीं हो सकते, और आप शर्त यही लगा रहे थे कि नाटो में शामिल किया जाए तब में शांति वार्ता करेंगे, और लड़ाई शुरू ही इस पर हुई थी कि आप नाटो में शामिल होना चाहते थे। नाटो में शामिल होने का मतलब कि आप रूस को घेरना चाहते थे सामरिक तौर पर, तो यानी आप रूस के खिलाफ आप षड्यंत्र एक तरीके से रच रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी पैदा कर रहे थे कि रूस के ऊपर खतरे पैदा हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि आपने पुतिन के सामने ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि उसके पास आपसे युद्ध करने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था। लेकिन जिस मुहाने पर ले जाकर आपने यूक्रेन को खड़ा कर दिया, ये साबित करता है कि अदूरदर्शी नेतृत्व अपनी सनक में किस तरीके से अपने राष्ट्र का नुकसान किया करता है, इसका उदाहरण ज़ेलेंस्की ने दिया है अंशतः। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है जैसे कि आपने बताया, कई देशों की तरफ से ट्वीट करके ये बता दिया गया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कई ट्वीट्स में ये चीज़ लिखी गई है कि शांति अब हो जानी चाहिए। तो जब ज़ेलेंस्की का जो रवैया देखने को मिला है, जब वो ट्रंप से मिलने पहुंचे, जबकि यहाँ देखा जाए कि ट्रंप ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखना चाहिए था, क्योंकि वो अपने काम से वहाँ पर गए थे, चाहे वो मिनरल्स डील की बात हो या फिर ये जो
युद्ध शांति युद्ध विराम की बात हो, दोनों में ही ट्रम्प के आगे उनको कहीं ना कहीं झुकना चाहिए था, क्योंकि फायदा या काम जेलेंस्की का था। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से वहां पर गुस्सा दिखाया, इससे उन पर ही अब कई सवाल खड़े हुए हैं। यानी रूस को लेकर जो अभी तक ये एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी कि रूस एक छोटे देश पर हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सच्चाई निकल कर आ गई। और जिस तरह से ट्रंप ने साफ साफ अपने ट्वीट के जरिए से ये बता दिया है कि वो जेलेंस्की हैं जो शांति चाहते ही नहीं है, और ये साफ उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अब ओवल ऑफिस में आप तब कदम रख पाएंगे जब आप शांति के साथ यहां पर, या फिर एक शांति का मन बना करके, अब आपको भी शांति चाहिए, ये युद्ध विराम होना चाहिए, जब आप इस इच्छा के साथ यहां पर आएंगे तभी आप ओवल ऑफिस में कदम रख सकते हैं। और इसके अलावा बड़ी बात यहां पर यह कि भले ही इतने सारे देश खड़े जरूर हो गए हैं जेलेंस्की के साथ, लेकिन अगर इस तरह से ही जेलेंस्की लड़ते रहे तो कितने दिनों तक ये देश खड़े रह पाएंगे? क्योंकि जैसा कि बात भी चल रही है, ट्रंप ने जो कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएंगे हम, तो क्या ये जो देश हैं जितने भी आए हैं जेलेंस्की के समर्थन में, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए ये देश उनका समर्थन करेंगे? क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए ये देश भी तैयार है? क्या ये भी ऐसा ही चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। और इसमें अभी यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आप दुनिया को ले आ सकते हैं। आप अभी तो रूस से अकेले लड़ रहे हैं, बिल्कुल आप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले आ सकते हैं। और जेलेंस्की के हाव भाव जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो ये साफ तौर पर बताता है कि वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ही ले जाना चाहते हैं। और ट्रंप इस मामले में गलत नहीं है, लेकिन युद्धों के नतीजे क्या होते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था अंशिता, वो शुरू किया हुआ हिटलर का ही था जी। और हिटलर को उसमें क्या सबक उसको मिला, ये सब पूरी दुनिया ने देखा। 5 करोड़ लोगों की बलि चढ़ी थी उस द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया में जी। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने फिर ये? और देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अब जो है परिस्थितियां किस तरीके से बदली हुई, अब कई देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं जी। तो अब अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो दुनिया बचेगी ही नहीं, ये मानकर चला जाना चाहिए। तो यानी आप सिर्फ यूक्रेन का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, आप पूरी इस पृथ्वी का जो है उसके आप दुश्मन बनकर तैयार खड़े हुए हैं। तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की? ये होनी चाहिए कि शांति स्थापित हो, उसके नागरिकों का नुकसान नहीं हो। जाहिर सी बात है कि वहाँ लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही है अंशिता। हालांकि लड़ाई जब होती है तो जो युद्ध के कानून हैं उसमें यह है कि आप नागरिकों पे हमला नहीं कर सकते, लेकिन जब युद्ध चल रहा है तो उसमें नागरिक जो है वो भी तो हो रही है, लगातार हो रही है। अस्पताल जो है वो तबाह हो रहे हैं, शिक्षा संस्थान वो तबाह हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लोग देश छोड़ कर जा रहे हैं। और कहना नहीं चाहिए अंशतः कि किस तरीके से यूक्रेनी लड़कियां जो हैं वो पूरी दुनिया में शिकार हो रही हैं, ये भी देखने में आ रहा है उस युद्ध के बाद। बहुत सारे ऐसे और सबसे ज़्यादा युद्धों का नुकसान जो होता है वो महिलाओं को ही होता है, सबसे ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर ही होते हैं। तो जेलेंस्की किस तरीके से अपने देश का दुश्मन बन गए हैं, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। तो जेलेंस्की मुझे लगता है कि वहाँ चुनाव इसीलिए नहीं करा रहे हैं जेलेंस्की, जो ट्रंप ने कहा था कि वो तानाशाह बन गए, क्योंकि अगर चुनाव करा लेंगे तो जेलेंस्की को यूक्रेन की जनता ही उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि इस मुहाने पर आपने देश को लाके खड़ा कर दिया कि पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लोग तबाह हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। जो यूक्रेन पूरी दुनिया को गेहूं भेजा करता था, आज वो पूरी दुनिया से बिल्कुल और लड़ाई करके तो आप इस मोड़ पर पहुंच कर रूस का क्या बिगड़ा जी? भाई रूस का क्या बिगड़ा? कुछ सैनिकों की जान गई, यही तो हुआ। लेकिन अगर देखा जाए आर्थिक तौर पर तो रूस तो मजबूत खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि पुतिन की ये रणनीति रही कि धीरे धीरे जो है युद्ध किया जाए ताकि एक झटके में इसको खत्म ना किया जाए, देश को इसको जो इस मुहाने पर लाया जाए कि जेलेंस्की के खिलाफ वहां हो जाए। और वो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि अब वहां की जनता जो है वो जेलेंस्की के खिलाफ खड़ी होना शुरू हो गई है। किसी व्यक्ति ने देश को जो है किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो मस्खरे जब किसी राष्ट्र की कमान संभाल लेते हैं तो यही हर्ष करते हैं, जेलेंस्की यूक्रेन का कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आपने सही कहा कि रूस का कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि रूस को तो किसी से मदद भी नहीं लेनी पड़ी, अपने आप एक महाशक्ति है रूस। और रूस से यूक्रेन को जब झगड़ना, ये युद्ध जो किया यूक्रेन ने, तो उसका असर ये हुआ कि एक ना कहीं वो अमेरिका के एक एहसान तले रहा। और उसी को आज ट्रंप से जब वो मुलाकात करने कल पहुंचे तो जो ट्रंप ने उनको जता दिया कि आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि
3 साल से आप लड़ पा रहे हैं, नहीं तो कब के आप खत्म हो गए होते। और यही चीज बर्दाश्त भी नहीं हुई ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की एक नुकसान तो पहले ही झेल रहे हैं, पहले ही उन्होंने अपनी जनता को परेशान कर रखा है, पूरे देश को तबाह कर दिया है। मतलब आज जनता भी सोच रही है कि क्या सोचकर उन्होंने अपने देश की कमान ज़ेलेंस्की के हाथ में सौंप दी थी, और आज जनता इस इंतजार में बैठी है कि चुनाव हो और वो ज़ेलेंस्की को कुर्सी से उठाकर फेंक दे। लेकिन ज़ेलेंस्की ये बात जानते हैं कि अगर एक बार चुनाव हुए तो वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यही वजह है कि वो चुनाव तो नहीं करा रहे हैं, उल्टा वो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अमेरिका भी उनके खिलाफ एक तरह से खड़ा हो गया है। हालांकि ट्रंप ने ये बात कही है कि अभी भी उनके पास मौका है ज़ेलेंस्की के पास, अगर ज़ेलेंस्की अपनी गलती मान लेते हैं, अगर ज़ेलेंस्की इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब उन्हें भी शांति चाहिए, अगर अभी भी उन्हें अपनी जनता की फिक्र हो जाती है, अपने देश की फिक्र हो जाती है, अपने देश का जिस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जितने भी इंस्टीट्यूट से या फिर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी चीजें थी, तमाम जो विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल गर्त में चला गया है। देश कई साल पीछे चला गया है। एक तरह से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में अब पता नहीं कितने साल आगे लग जाएंगे। अगर ये सारी चीजें सोचकर ज़ेलेंस्की एक बार फिर ट्रंप से मुलाकात करने का समय मांगते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अब उन्हें भी शांति चाहिए, तो ट्रंप उनसे दोबारा मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद उसी तरह से बातचीत होगी जैसे कि होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए गए थे, मिनरल्स डील के लिए गए थे, और दोनों ही चीजों पर वो खाली हाथ लौटकर चले आए। और उल्टा अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया भर की मीडिया के सामने जो वीडियो निकल कर आया, जिसको भी हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे दोनों के बीच यानी ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहसबाजी देखने को मिल रही है, इसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। और अब इस वक्त ज़ेलेंस्की काफी भले ही वो इस चीज को समझ रहे हैं कि वो अकेले नहीं है, लेकिन अमेरिका और रूस जैसी दो महाशक्ति अगर सामने खड़ी हो अमलेंदु जी, तो ज़ेलेंस्की के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला है। यानी रूस अपने आप में एक महाशक्ति थी और अमेरिका भी अब कहीं ना कहीं इस वक्त नाराज है। तो चाहे कितने भी देश ज़ेलेंस्की के साथ आके खड़े हो जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए अब आगे और ज्यादा चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, ज़ेलेंस्की के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और दूसरी बात ये कि जो विश्व गुरु हैं, वो विश्व गुरु अभी कैसे बताएंगे कि बाहर रुकवा दिया था उन्होंने, बाहर रुकवा सकते हैं। वो गए थे, दोनों से मिलके आए थे, पुतिन से भी हाथ मिला के आए थे और ज़ेलेंस्की से भी कंधे पर हाथ रखकर आए थे। तो यानी अब जो है सवाल जो ये उठ रहा है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की में जिस तरीके से भिड़ंत हुई है, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क्या करेंगे, वो किस तरफ खड़े होंगे और क्या अब संदेश देंगे, शांति का संदेश क्या देंगे। अब अगर शांति का संदेश है, वो तो ट्रंप दे रहा है शांति का संदेश। वो कह रहा है हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं ले जाना चाहते, हम नहीं ले जाने देंगे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, और ज़ेलेंस्की जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यानी जिस तरीके से अब ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में भारत के सामने भी चुनौतियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। अंशतः ये सिर्फ यूक्रेन और रूस की युद्ध का मसला नहीं है। अगर ये इसी दिशा में बढ़ता है और ज़ेलेंस्की इसी जिद पर अड़े रहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये युद्ध आगे चलेगा, जाहिर सी बात है कि साफ जो एक तरीके से कह दिया है उन्होंने ट्रंप ने कि अब हम यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ये सेंटेंस इस्तेमाल किया है कि अब हम यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। यानी अब हम पैसा नहीं देंगे, हम हथियार नहीं देंगे यूक्रेन को। और ये कहा भी था उनका कि आप 2 हफ्ते नहीं लड़ सकते हमारी बिना मदद के। तो अब अगर नहीं लड़ेगा अमेरिका, तो ट्रंप क्या करेंगे, यूक्रेन ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। तो ये बड़ी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। ऐसे में मान लीजिए अगर कुछ यूक्रेन के साथ बुरा होता है तो क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए अच्छा कर रहे होंगे, दूसरों के लिए बुरा कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो है इस मामले में ट्रंप सही नज़र आते हैं कि युद्ध की तरफ हम नहीं जाने देंगे और दुनिया को युद्ध से बचाना इस समय सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अंशतः हमारे प्रधानमंत्री भी जो है वो गए थे बात करने के लिए। बिल्कुल एक बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी अमलेंदु जी कि इधर भले ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो वीडियो निकल कर आए हैं, उसके बाद से सवाल ज़ेलेंस्की पर ही उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर किसी का यही कहना है कि ज़ेलेंस्की को अब इस युद्ध विराम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जिद से जो इसका जो खामियाजा भुगत रही है वो जनता भुगत रही है। नुकसान जनता का हो रहा है, नुकसान देश का हो रहा है, जिस देश को सुरक्षित रखने के लिए ही जनता ने आपको चुना था, लेकिन आपने तो देश को कई सालों पीछे धकेल दिया है। तो यहाँ एक तरफ ज़ेलेंस्की पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्यों उन्होंने रूस के साथ तो पहले ही उनके रिश्ते खराब थे, अब उन्होंने दूसरे बड़े देश के साथ, एक महाशक्ति के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने की शुरुआत कर दी है। लेकिन यहाँ जब भारत की बात आ रही है तो भारत में ज़ेलेंस्की की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या इसकी वजह है, क्या कह रहे हैं लोग ज़ेलेंस्की को लेकर?
देखिए, अब अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जो बात लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ज़ेलेंस्की ने जिस तरीके से ट्रंप को जवाब दिया, उसी तरीके से जब ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के सामने भारत के लिए उल्टा सीधा कह रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए था। लेकिन यहाँ अंशिता, मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनकर चले आए तो ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत अपमान एक तरीके से है और एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे हालांकि उनको बीच में रोकना चाहिए था, लेकिन जो भाव भंगिमा, जो एरोगेंस एक तरीके से कहा जाए, जो ज़ेलेंस्की ने दिखाया वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं हो सकता था। नरेंद्र मोदी गए थे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वो जाहिर सी बात है कि घर में घुसकर मारते हैं तो घर में घुसकर उनको मारना भी चाहिए था, कि अपना दिखाना चाहिए था। लेकिन ज़ेलेंस्की जैसी हरकत जो है नहीं की, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की जैसी हरकत नहीं की। लेकिन टोकना ट्रंप को जरूर चाहिए था कि भाई आप हमारे देश के खिलाफ आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ज़ेलेंस्की वायरल हो रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि साहब ज़ेलेंस्की ने किस तरीके से ट्रंप को जवाब दिया। लेकिन ठीक है, जो ट्रंप को किस तरीके से जवाब दिया, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे ये भी सोचने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर ट्रंप को जवाब देकर आ रहे हो, इस तरीके से आप बताकर आ रहे हैं ट्रंप को, तो आपकी क्या क्षमता है, आप अपने देश में जाकर क्या करेंगे। भाई आपकी देशभक्ति तभी काम की है जब आप अपने देश को तमाम मुसीबतों से उबार कर ले जाएं। लेकिन अगर आपका एरोगेंस जो है वो आपकी देशभक्ति, आपका एरोगेंस बताने के लिए हो, तो उससे आपके देश को नुकसान हुआ, तो आपकी देशभक्ति नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये निश्चित तौर पर एक तरीके कहा जाए तो ज़ेलेंस्की का जो बर्ताव है अंशिता, वो ना तो यूक्रेन के पक्ष में है किसी भी तरीके से, ना यूक्रेन के लाभ के लिए है, ये यूक्रेन के नुकसान के लिए ही है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुन लिया उनका, तो ठीक है, वो ये सोच सकते हैं कि भाई अगर हम जवाब देते तो शायद स्थिति, हालात बिगड़ सकते थे, संबंध बिगड़ सकते थे, तो संबंध बचाने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनको सधे हुए शब्दों में ये जरूर करना चाहिए था कि आप टोकना चाहिए था कि आप हमारे देश के लिए ऐसा नहीं कह सकते। एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए था ज़ेलेंस्की की तरह, लेकिन अपना प्रतिवाद दर्ज कराना चाहिए था, जो उन्होंने दर्ज नहीं कराया। जिस तरीके से उन्होंने अडानी के सवाल पर हाथ नचाकर एक पत्रकार को जवाब दिया, उस तरीके से हाथ भले ही ना नचाते, लेकिन जवाब ट्रंप को उस समय देना बनता था कि भाई आप हमारे देश के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हम भी एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र हैं और आपके रहमो करम पर हम जिंदा नहीं है। यूक्रेन आपके रहमो करम पर जिंदा होगा, लेकिन हम आपके रहमो करम पर जिंदा नहीं है। भारत जो है स्वतंत्र और संप्रभु और संपन्न राष्ट्र है, तो इसलिए हम आपके रहमो करम पर जिंदा नहीं है। ये इतना बात कम से कम ट्रंप को कहनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ज़ेलेंस्की समझेंगे कि उन्हें अब ट्रंप से दोबारा मुलाकात करनी चाहिए, और मुलाकात करनी है तो युद्ध विराम की बात करनी चाहिए। क्या ज़ेलेंस्की समझ पाएंगे कि उन्होंने जो भिड़ंत की या जो बहसबाजी की, उसका नुकसान, उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और देश गर्त में जा सकता है। क्या ज़ेलेंस्की इस बात को समझकर एक बार फिर शांति वार्ता के बारे में सोचेंगे? ये सारे सवाल अब यहाँ खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त ज़ेलेंस्की पर है कि अब ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा, और ज़ेलेंस्की के अगले कदम के बाद अमेरिका का क्या रवैया होगा। क्योंकि अभी तक ट्रंप को अगर देखा जाए तो भले ही उनका जो रवैया है वो सख्त है, वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार पूरी दुनिया पर रूल करने जैसी एक मानसिकता के साथ है। लेकिन अगर जब बात रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आ रही है तो ट्रंप का रवैया सही रवैया दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि देश में या वो दुनिया में शांति स्थापित रहे और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी, अभी उन्होंने अपने दरवाजे पूरी तरह ज़ेलेंस्की के लिए बंद नहीं किए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर वो शांति चाहते हैं तो बिल्कुल आए, हम फिर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की यही रवैया रखते हैं और इसी तरह तल्खी दिखाते हैं तो फिर अमेरिका क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है। और इसके साथ ही पूरे दुनिया की नजर अब ज़ेलेंस्की और अमेरिका और ट्रंप पर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त सभी की नजरें बिहार पर भी टिकी हुई है अमलेंदु जी, क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और उस चुनाव से पहले क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? क्या अगर एनडीए सरकार बनाती है या बनाता है तो क्या नीतीश ही सीएम बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एनडीए एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतर रहा है? क्या जीतन राम मांझी, क्या नीतीश कुमार, क्या ये लोग बीजेपी के साथ उतर रहे हैं चुनावी मैदान में? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सब के बीच में आज क्योंकि नीतीश कुमार का जन्मदिन है और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। भले ही उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उनके ट्वीट ने कुछ संकेत दे दिए हैं और उस संकेत ने फिर से सियासी पारा गरमा दिया। यानी दिलीप जायसवाल के बयान के बाद और दिलीप जायसवाल के अलावा दूसरे और तमाम बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद
अब एक बार फिर पीएम मोदी के बयान ने या ट्वीट ने इशारा दे दिया है कि नीतीश के लिए बीजेपी ने दूसरा प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी, और क्यों पीएम मोदी का वो जो ट्वीट है वो तेजी से वायरल हो रहा है, और क्या संकेत दे रहा है पीएम मोदी का ये ट्वीट, बताएं। अंशिता, एक तो जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने जैसे कहा था सबसे पहले उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करे, ये उनकी डिमांड थी। और एक कहा जाए ये जेडीयू की डिमांड थी, और नारा भी दे रहा है जेडीयू लगातार, और हैशटैग चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये नारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज उनको शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है उसमें काफ़ी रहस्य भरी बातें हैं अंशिता। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। अब जो कहा है उन्होंने अंशिता, जो उनकी दूसरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी बात इसी में छिपी हुई है दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन है कि उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है, लेकिन आगे होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। यानी कि संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे और एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगा। ये एक तरीके से साफ संकेत आज फिर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। हालांकि जब वो भागलपुर गए थे तो भागलपुर में उन्होंने जो कहा था अंशिता, वो कहा था लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब भी संकेत दे दिया था कि आप लाडले मुख्यमंत्री हैं लेकिन भावी मुख्यमंत्री आप नहीं हैं। आपके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और आपको फेस हम नहीं बनाएंगे, ये साफ तौर पर इस पर संकेत दे दिया। तो अब बिहार की राजनीति जो है वो देखना है कि उसमें क्या क्या भूचाल आते हैं, चूंकि जिस तरीके से पहुंचे अपने नीतीश कुमार जी, कल जो थे उनके जीतन राम मांझी की दलित समागम होने वाला, हाँ, जो दलित समागम होने वाला है, तो उसमें जो हुआ जो मतलब उसमें जब पहुंचे उन्होंने जो कहा अंशिता, हालांकि बहुत थोड़ा सा उन्होंने मात्र 15 सेकंड 5 मिनट की ओवरऑल उनकी विजिट था और उसमें मात्र 15 सेकंड उन्होंने बोला। लेकिन उसमें उन्होंने अंशिता एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने जो था वो संकेत दे दिया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। ये उन्होंने एक तरीके से देखा जाए वो संकेत दे दिया उन्होंने, और संकेत ये दिया कि अगर उनको डिच करती है भारतीय जनता पार्टी तो उनका एक नया गठबंधन तैयार होगा और बीजेपी से अलग नीतीश कुमार जा सकते हैं। तो अभी बिहार में काफ़ी कुछ खेल होना बाकी है। धीरे धीरे हमको लगता है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा और उसके बाद कोई बड़ा खेल जो है बिहार में होगा। मुझे लगता है कि एनडीए जिस स्वरूप में आज है उस स्वरूप में चुनाव में एनडीए नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच में जहां एनडीए के बीच बहुत ज्यादा खटपट देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाई दे रही है। लेकिन तेजस्वी यादव इस चीज पर बहुत ज्यादा हमलावर है। एनडीए में जो भी खटपट चल रही है, जो बिखराव देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। पहले हम तेजस्वी यादव को सुनेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं तेजस्वी के, और उन बयानों में वो खासकर निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हमने चर्चा भी की थी अमलेंदु जी की, आखिर वजह क्या है, तेजस्वी क्यों चाहते कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। इसके अलावा जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर बहुत कम हमलावर हैं, वहीं निशांत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि लालू हमारे अंकल हैं, लालू यादव इसलिए वो हमें पसंद है, लेकिन पीएम मोदी से सिर्फ इसलिए लगाव है क्योंकि वो गठबंधन में, यानी कल को अगर गठबंधन टूटता है तो पीएम मोदी से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उन्हें लगाव नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है। जबकि बात लालू यादव की जब आई तो उन्होंने आत्मीयता दर्शाई, उन्होंने एक पर्सनल रिलेशन भी दर्शाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने अंकल कहकर उनको संबोधित किया। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि नीतीश कुमार और क्या यहाँ पर बीजेपी के बीच जो तल्खियां हैं उसका फायदा आरजेडी उठाने की पूरी कोशिश कर रही है, और तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। इसके अलावा कल लगातार वो बयान भी दे रहे हैं। तो फिलहाल हम तेजस्वी यादव का ट्वीट आपको पढ़कर सुना देते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 सालों में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है।
नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकारी बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है तथा नया बिहार बनाना है। तो ये एक तरह से फिर से जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव का जो कर्तव्य है उसे वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात तो ये तय है कि वो बीजेपी पर ज्यादा हमलावर दिखाई दिए अपने पूरे ट्वीट के दौरान। लगातार वो बीजेपी पर ही हमलावर है और इसको लेकर ये दावा किया जाता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव ने उनको ये इशारा दे दिया है या तेजस्वी को समझा दिया है कि आने वाले समय में हो सकता है नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाएं, तो बहुत ही सधे हुए अंदाज में नीतीश कुमार को या एनडीए सरकार पर हमला बोलना है। तो क्या कुछ लगता है आपको अमलेंदु जी? देखिए, एक तो अंशिता, जो अब तेजस्वी के हमले हो रहे हैं वो तेजस्वी के हमले अब सीधे सीधे इसलिए हैं कि अब सरकार जो है वहाँ महागठबंधन की बननी है और इस दिशा में वो काम करते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो आज का जो इनका ये हमला है इसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक तो उन्होंने इसमें जो एक साथ में पोस्टर का इस्तेमाल किया है अंशिता, वो AI से जनरेटेड पोस्टर है। तो यानी अब एक तरीके से कहा जाए कि AI का इस्तेमाल भी जो है वो RJD अब करेगी इसमें, इस चुनाव में भी। यानी अब तकनीक के सहारे जो है वो चलेगी। लालटेन जो है वो सिर्फ टिमटिमाती नहीं रहेगी, तकनीक जो है उसका भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब जब तकनीक से लालटेन जलेगी तो वो क्या करामात दिखाएगी, क्या आने वाला समय बताएगा अंशिता। बहरहाल फिलहाल जो आज एक प्रहार किया है तेजस्वी ने, और जिस तरह से कहा है कि भाई जो सरकार का ही नियम है, हालांकि ये NGT के आदेश के बाद है, केंद्र सरकार का आदेश है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो है वो रोड पर नहीं चलेंगी तो फाइन भरना पड़ेगा पुरानी गाड़ियाँ जो होंगी। तो अब ये बिहार में भी लागू हो रहा है तो उसको कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि अब 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो वो नहीं चल सकती तो भाई 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी। तो ये सरकार भी खटारा हो गई है। इससे पहले उन्होंने एक बार कहा था कि अब उनको तो समय चला गया, 20 साल से लोग जो है झेल रहे हैं और उनको तो पिछली बार ही था वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। सरकार तो RJD बनने वाली थी, चुनाव आयोग के जरिए था वो चुनाव बीच में रोक कर गड़बड़ियाँ कर सरकार बनवाई गई। तो इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तरीके से कहा जाए अंशिता है। इधर एक तरीके से देखा जाए अंशिता कि पूरा परिवार यानी कहा जाए लालू प्रसाद यादव भी लगातार सक्रिय हैं, बात कर रहे हैं और नीतीश के लिए बीच बीच में बोल देते हैं। तेज प्रताप कह देते हैं कि निशांत कुमार को RJD ज्वाइन कर लेना चाहिए। राबड़ी देवी जो है वो बहुत खुलकर बोली हैं कल, और उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि वो कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी जेल जाएंगे तो उनका हाँ तो चले जाएंगे, हम पूरा परिवार जेल जाने को तैयार है, कोई डरते हैं क्या? सुन लेते हैं। तो ये बहुत काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी बाइट है राबड़ी देवी की। जी बिल्कुल, राबड़ी देवी भी, मतलब यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव के बाद अब राबड़ी देवी भी मैदान में उतरकर सीधा चुनौती दे रही हैं बीजेपी को। और उनके इस बयान में ये साफ तौर पर दिखाई दिया। पहले उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सुन रहे थे, इनके तेवर भी बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं और पूरी तरह से लालू परिवार जो है तैयार है चुनावों के लिए। और सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। और राहुल गांधी जब पटना दौरे पर गए हैं पिछले बार तो लगातार उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, और जब वो पहली बार 18 तारीख को जब पहुंचे थे पटना, तब वो एक दिन में 2 बार लालू परिवार से मिले थे। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन उधर एनडीए में बहुत दरार पड़ती दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर हम इस दलित समागम का, जैसे कि आपने जिक्र किया था अमलेंदु जी, और जीतन राम मांझी के इस कार्यक्रम में नीतीश पहुंचे और वहां चिराग नहीं दिखाई दिए जबकि उनको भी बुलाया गया था, तो फूट पड़ती हुई एक तरह से दिखाई दे रही है। क्योंकि जीतन राम मांझी की जो सीधी टक्कर है वो चिराग पासवान से ही है। चिराग पासवान के लिए जो नरमी है बीजेपी आलाकमान की या जो झुकाव है उससे ही जीतन राम मांझी नाराज है। और उन्होंने अपने बयानों में ये बात दोहराई भी, अपने दलितों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि चाबी आपके हाथ में रखो तभी ताला खुलेगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो दलितों के हितों की बात करे। तो जो बात अभी आपने अमलेंदु जी कही कि हो सकता है अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को, खासकर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को खुश नहीं कर पाती है सीट बंटवारे में, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक अलग गठबंधन बन जाए।
हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अलग गठबंधन बन जाए और एनडीए टूट जाए। ये इस तरफ मुझे लगता है कि मतलब बिहार की राजनीति जो है वो जा रही है कि एनडीए टूट सकता है। जो कल जो उन्होंने कहा है जीतन राम मांझी ने, अंशिता, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें बंटना नहीं है, हमें एक होने की ज़रूरत है। तो यानी बटेंगे तो कटेंगे जो है, वो बटेंगे तो कटेंगे, इधर नहीं है उधर भी है, बटेंगे तो कटेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मतलब दलित मतदाता है उसको बटना नहीं है, अगर हम बटेंगे तो कट जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो यानी अब जो बटेंगे तो कटेंगे जो है, ये एनडीए के अंदर, जो एनडीए में बीजेपी गैर बीजेपी दल है, उनके अंदर ये बात चल रही है। और नीतीश कुमार का जाना जो है वहाँ यही साबित करता है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब एक ही है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बात जो है वो नाराज या तो किसी ने था, लेकिन वो काम जो है वो एनडीए के दलों के जो है वो बिहार में काम में आ रहा है। नीतीश कुमार भी ये कहेंगे और जीतन राम मांझी भी कहते हुए कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये एक तरीके से साफ तौर पर समझा जा सकता है अंशिता। तो दूसरी बात यहाँ पर अमलेंदु जी ये भी तो हो सकती है कि चिराग पासवान भी दलित नेता हैं और बड़े दलितों पर उनका प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों का सबसे ज्यादा ख्याल मैं रख सकता हूँ, तो एनडीए के अंदर भी बंटने वाली बात नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो एक साफ तौर पर एक तरीके से कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि अब ऐसी सरकार होगी जो जिससे हम दलितों के हक में काम करें, उससे हम दबाव देकर काम करवा पाए। तो यानी वो बीजेपी तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो इसका मतलब अंशिता ये कि चूंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे इंडिया गठबंधन ने बंद कर दिए, लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया, पोस्ट करके कह दिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी बाइक भी आ गई और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब चेहरा होंगे, तेजस्वी के उस पर। तो नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते इस तरीके से बंद है कि अब आपको हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे। ये स्पष्ट हो गया। तो जब नहीं बनाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के सामने चारा क्या होगा? या तो बीजेपी की शर्तें मानकर बीजेपी के साथ रहिए, वरना फिर आप अलग होकर नया गठबंधन बना लीजिए। तो अब जीतन राम मांझी जिस तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं, चिराग पासवान भी अंदरूनी तौर पर कुछ नाराज हैं। हालांकि चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार को नीचे करेंगे किया जाएगा तो उनको शायद कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन ये होगा नहीं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी डिच करेगी तो चिराग पासवान को उसका फायदा हो, ऐसा नहीं होने वाला। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए काम करेगी। तो ये अब बिहार में देखना है कि राजनीति किस तरफ जाती है अंशिता। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिहार की राजनीति पर सभी की निगाहें और बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है बिहार की राजनीति। खासकर जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही नेता छाए रहे और बीजेपी के वो नेता छाए रहे जो दूसरे दलों से इधर आए हैं। अब इससे नाराज, अब बीजेपी जो सहयोगी तो नाराज है ही, क्योंकि सहयोगियों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली। इसके अलावा बीजेपी के वो नेता भी नाराज हैं, वो विधायक भी नाराज है जो बहुत पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, जो इस उम्मीद में थे कि शायद विस्तार में उनको जगह मिल जाएगी मंत्रिमंडल में, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो बीजेपी की अब ये रणनीति जो थी मंत्रिमंडल विस्तार की, वो उसको ही पूरी तरह से भारी पड़ने वाली है और हो सकता है डबल झटका लग जाए। मतलब सहयोगी तो झटका दे ही, साथ में जो उनके अपने हैं वो भी उनसे नाराज हो जाए। और इसके अलावा जिस तरह से जीतन राम मांझी नाराज दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, एक मंच पर जो वो पहुंचे साथ में, ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बिहार का जो विधानसभा चुनाव है जो साल के आखिर में होने वाला है, वो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा हो सकता है। और जिस तरह से अंदर खाने फूट चल रही है उसे साधने में ही बीजेपी लगी रहेगी और इसका असर ये होगा कि विपक्ष को पूरा समय मिलेगा चुनावों पर फोकस करने का। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो बताता है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है ये चुनाव। वही तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उस वही चीज राहुल गांधी के अंदर भी देखी जा रही है। जब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो सड़क पर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफों को जान रहे हैं, उन तकलीफों को जानकर उनका कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और साथ के साथ वो संसद में भी इन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं। तो एक वीडियो बहुत तेजी से राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, तो उस वीडियो को पहले देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी लगातार, ये पहली बार नहीं है, कभी वो ट्रक ड्राइवर से मिल लेते हैं, कभी वो नाई जो है उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, कभी वो दिए बनाने वालों से मिलने पहुंच जाते हैं। एक आपको याद होगा कि वो जूता बनाने वाले से मिले थे। तो ये लगातार जो मुलाकात कर रहे हैं वो, या राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो उनसे लोग मिलने चले आते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं, अपनी परेशानियां उनसे साझा करते हैं और फिर राहुल गांधी उन सभी मुद्दों को संसद के अंदर उठाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन को बढ़ा रही है और यही वजह रहती है कि राहुल गांधी की छवि भी कई बार खराब करने की कोशिश की जाती है। अमलेंदु जी,
हाँ, नहीं देखिए वो तो की जाएगी, और ज़ाहिर सी बात है कि कोई विपक्षी अगर है तो उसको इस दिशा में काम करना भी चाहिए। भाई जब राहुल गांधी की छवि खराब होगी तभी तो भाजपा को फायदा होगा, ये तो साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो उसके लिए करते हैं, तो कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर भाजपा ऐसा करती है। कांग्रेस को भी खराब करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की छवि, उस पर काम करना चाहिए। दिक्कत क्या है, दोनों एक दूसरे की छवि खराब करने के लिए काम करें, लेकिन इस छवि खराब करने के खेल में सिर्फ ऐसा ना हो कि आप जो है वो सिर्फ छवि खराब करने के खेल में ही रह जाएं और जनता के मुद्दों की बात नहीं करें। राहुल गांधी जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छवि खराब करने का काम कर रही है। ये दोनों की राजनीति में एक तरीके से अंतर देखा जा सकता है अंशतः। तो राहुल गांधी अब जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, अब कल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो एक वहाँ बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में जी, और किशोरीलाल शर्मा उनके साथ में है रायबरेली में, और फिर एक जो है वो महिला आकर के उनसे कहती है कि साहब वो पुलिस जो है हमारे घर पे मतलब लोग कब्जा कर रहे हैं, पुलिस पे काम नहीं कर रही। तो पूछते हैं कि पुलिस क्या करती है, तो कहते हैं तुरंत एसएसपी को बुलाओ। एसएसपी आते हैं, एसएसपी के सामने फिर कहा जाता है कि इनका आप काम कीजिए, मदद कीजिए। तो यानी ये जो है वो अब की, अब वो वहाँ के सांसद हैं तो वहाँ सांसद होने के नाते वहाँ अब वो अपना क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वहाँ भी जब वो जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति पर भी उनका ध्यान होता है, और राष्ट्रीय राजनीति पर को भी वो वहाँ से संबोधित करते हैं। यानी एक सांसद होने की जिम्मेदारी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी बेहतर निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी ये कोई पहला मामला नहीं है, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया अमलेंदु जी, और यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई कांग्रेस की तरफ से, उसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। और अब जब देश में दूसरे चुनाव चल रहे हैं, जहां 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद अब बिहार पर पूरा फोकस है, पूरी टीम बिहार में एक्टिव कर दी गई, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, आगामी चुनावों पर भी कांग्रेस अभी से फोकस कर रही है। जिस तरह से केरल को लेकर कल हमने चर्चा की थी कि वहां पर पूरी टीम तैयार कर दी गई है, कैसे वहां काम होगा, किस तरह से वहां चुनावों की तैयारी होगी। इसके अलावा पंजाब में, जिसमें अभी चुनाव होने में समय है, 2027 में वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पिछले दिनों जो पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया था कि युवाओं पर फोकस किया जाएगा और युवाओं को आगे लाया जाएगा। यानी राहुल गांधी की जो ड्रीम टीम वाली जो विजन था उनका, वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को फ्री हैंड मिल रहा है, और उसी फ्री हैंड का नतीजा ये रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जा रही है, और पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा डाउन होती दिख रही है। और ये लगातार देखने को इसलिए मिली क्योंकि पिछले जो 3 चुनाव गए हैं अमलेंदु जी, उसमें कहीं ना कहीं मोदी की उतनी रैलियां या उस तरह के कार्यक्रम नहीं रहे जो पहले रहा करते थे। खासकर ये देखने को मिलता था कि जिस राज्य में चुनाव है उससे कुछ दिन पहले जरूर पीएम मोदी उन राज्यों के दौरे पे जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला था। हाँ, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला और कम देखने को मिला। और हालांकि बिहार अभी से जाना शुरू कर दिया है उन्होंने, मतलब गए हैं बिहार वो, और अब शुरू कर दिया, वहाँ जाएंगे बिहार। तो अब बिहार पर हो सकता है बीजेपी ज़्यादा ध्यान दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अंशतः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है जी, वो अब काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। और एक तरह से कहा जाए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों मसलों में उनका जो है वो नुकसान जो उनकी छवि को होता है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर बात की ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच जो भिड़ंत हुई, उसका असर क्या होने वाला है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। पूरा दुनिया की निगाह इस पर है कि ज़ेलेंस्की का रवैया क्या रहेगा, क्या वो इस बात को समझेंगे कि उन्होंने जो तल्खी दिखाई है, इसका असर उनके देश पर और ज्यादा बुरा पड़ सकता है, उनकी जनता को और ज्यादा दुष्परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर रूस और अमेरिका एक साथ आ गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भले ही कई देशों ने अभी के लिए ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है, लेकिन जब बात देखा जाएगा कि सामने अमेरिका है, सामने रूस है, तो कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि वो जो सारे के सारे जो छोटे देश हैं वो पीछे हट जाएंगे और ज़ेलेंस्की वहां अलग थलग पड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो ये अब कहना है राजनीति के जानकारों का, इंटरनेशनल जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द ये बात समझ लेनी चाहिए ज़ेलेंस्की को, और जो बात बिगड़ गई है उसे बनाने पर काम करना चाहिए। क्योंकि एक डील भी, जो मिनरल्स की डील जो करने गए थे, वो कैंसिल हो गई है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि ज़ेलेंस्की क्या कदम उठाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से बिहार पर सभी की निगाहें हैं, वहां पर भी देखने वाली बात है कि बीजेपी ये बात समझ पाएगी जल्दी कि उसके सहयोगी उससे नाराज हो रहे हैं, या ये बात सहयोगी जल्द से जल्द, जो कि समझ भी चुके हैं, खासकर नीतीश कुमार ये बात अब समझ चुके हैं कि बीजेपी उनके साथ वही खेल करने पर विचार कर रही है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया। तो क्या ये बात समझकर जल्द से जल्द कोई फैसला नीतीश कुमार लेंगे, कोई बड़ा ऐलान करेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है।